नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि बिहार पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है वो प्रेस्टीज बैटल बन चुका है। जिस तरह से बीजेपी अपने मजबूत बूथ मैनेजमेंट में लगी हुई है, उसके अलावा अगर हम देखें तो कैडर नेटवर्क के भरोसे है, तो दूसरी तरफ अगर हम प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की बात करें तो वो पेपर लीक, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे ज़रूरी और बड़े चुनावी मुद्दे जो हैं वो बना चुके हैं। सवाल ऐसे में ये है कि क्या छात्रों का जो गुस्सा है वो वोट में बदलेगा या फिर चुनाव के दिन जाति और संगठन ही सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा। उधर सम्राट चौधरी ने 40 से ज़्यादा एफआईआर और 355 छात्रों की गिरफ्तारी के बाद अचानक यू टर्न क्यों ले लिया है? क्या सेंटर का प्रेशर है? सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी के बाद इस तरह का कदम उठाया गया है, या जिस तरह से आंदोलन का असर जिस तरह से बढ़ा है उसका कोई ये असर है? और सबसे बड़ा सवाल है कि बांकीपुर में एनडीए एकजुट दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन की अगर हम बात करें तो तेजस्वी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पूरी ताकत के साथ नहीं दिख रही है। तो आखिर ग्राउंड पर किसका नैरेटिव भारी पड़ रहा है? चुनाव 30 तारीख को है, परिणाम 3 अगस्त को आएंगे। अभी उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बांकीपुर उपचुनाव पर सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव नहीं, जिस तरह से मैंने बोला कि बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा जो है वो प्रेस्टीज बैटल बन चुका है। बीजेपी अपने मजबूत बूथ मैनेजमेंट जिस तरह से देख रही है, कैडर नेटवर्क और सवर्ण वोट बैंक, और नितिन नबीन की अगर हम बात करें तो नितिन नबीन के डेवलपमेंट मॉडल के भरोसे मैदान में है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को अगर हम देखें तो कुछ ज़रूरी मुद्दे उठा रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हुआ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और सिस्टम चेंज का जो नैरेटिव है वो खड़ा कर युवाओं में ज़बरदस्त अभी बज़ बना हुआ है। खैर, गुस्सा जो है वो कितना भी हो, चुनाव की एक सच्चाई ये भी है कि चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वोट पड़ते वक्त जाति और संगठन ही लोगों को याद भी रहते हैं कई बार। आरजेडी भी तेजस्वी यादव के जो जिस तरह से रोड शो हुए रेस में दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो लड़ाई जो है वो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर की बनती नज़र आ रही है। अब असली गेम इस बात की है कि पीके का जो है वो सपोर्ट वोट में कन्वर्ट होता है या बीजेपी का जो बूथ नेटवर्क है एक बार फिर से बाजी मार लेता है। और छात्र आंदोलन की भी हम बात करेंगे, पेपर लीक के गुस्से की भी बात करेंगे कि क्या वो असर डालेगा, क्योंकि जिस तरह से बांकीपुर में भाजपा के जनसभा के दौरान हमने देखा कि लोगों का गुस्सा दिखा। मंच के सामने रामकृपाल यादव थे, विजय सिन्हा थे, पवन सिंह थे, और आक्रोशित लोगों ने जिस तरह से कुर्सियां तोड़ी, हंगामा किया। ऐसे में सवाल ये लाजिम है कि क्या छात्र आंदोलन और पेपर लीक का गुस्सा जो है वो वोट में भी बदलता हुआ नजर आएगा क्या 30 तारीख को? देखिए, बारी बारी से आपके सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपका है कि क्या बांकीपुर में तेजस्वी सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे या प्रशांत किशोर की धमाकेदार एंट्री है? पहला सवाल आपका ही जी। देखिए, तेजस्वी तो सीन में थी ही नहीं, वो तो यूरोप में थे और कल वो पहली बार निकले हैं जो रोड शो। तो देखिए, जनता इन चीजों को समझती है कि प्रतीकात्मक तौर पर या फॉर्मल तरीके से जब आप किसी चुनाव को लेंगे तो जनता भी उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। हालांकि उनके जो उम्मीदवार हैं वो तो कह रही थी कि अब सब कुछ हरा हरा हो गया है, लोग हरे हो गए हैं। 1-2 दिन में चुनाव में न लोग कोई हरे होते हैं, न कोई केसरिया होते हैं, न कोई पीले होते हैं। वो मन बनाते हैं, मन बनाने में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। तो
मुझे नहीं लगता है कि रेखा गुप्ता बहुत कुछ कर पाएगी इस चुनाव में। और ऐसे भी ये अर्बन सीट है, जब लालू प्रसाद जी क्लाइमेक्स पर थे, रामानंद यादव 2 बार चुनाव जीते थे बांकीपुर से, लेकिन दोनों बार जो पटना पश्चिमी कहा जाता था, लेकिन दोनों बार वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। बिल्कुल। वो 85 का भी चुनाव जीते थे, 90 का भी चुनाव जीते थे। आरजेडी जब मजबूत स्थिति में आई थी 2005 तक, तो आरजेडी बिहार की दशा और दिशा तय ही कर रही थी ना। तब भी क्या बांकीपुर के किले को वो ढा पाई थी क्या? तब भी वो बीजेपी का ही वो सीट था। नितिन नवीन उस सीट को निकालने में सफल हो गए थे। उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा सफल हो गए थे, और बाद में नितिन नवीन ने उस सीट को अपने तरीके से अपने साथ रखा। तो तेजस्वी जी का जो माई समीकरण है, पहले तो इनका माई समीकरण ही दरकते हुए दिख रहा है। मुस्लिम समाज कितना पोलराइज्ड होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो पहली प्रायोरिटी होती है, जो जाति धर्म गोलबंदी की अभी आप बात कर रही थी, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उनके साथ खड़े होंगे। तो क्या ये भरोसा दिलाने में आरजेडी कामयाब हो गई कि बीजेपी को हम हरा सकते हैं, या इस भरोसा को जीतने में प्रशांत किशोर कामयाब हो? अगर प्रशांत किशोर कामयाब हुए हैं तो उनका स्वाभाविक रूप से उस समाज का इंक्लाइनेशन प्रशांत किशोर की तरफ होगा। और यही कारण है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो आवाजें आ रही हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी हैं। यादव समुदाय 12% वोट है यादवों का बांकीपुर में। ऐसा नहीं है कि कायस्थों का अगर वोट वहां पर 14% है तो 12% यादव भी। तो यादव भी बिखरे हुए इस बार लग रहे हैं, थोड़ा उदासीन लग रहे हैं। हाँ, उनकी जाति का उम्मीदवार होता है तब थोड़ा उनके अंदर में एक होता है, लेकिन चूंकि रेखा गुप्ता तो वैश्य की उम्मीदवार है, पार्टी जरूर आरजेडी है लेकिन उम्मीदवार रेखा गुप्ता है। तो यादवों के बीच में भी एक कहीं ना कहीं से डिबेट है, प्रशांत किशोर क्या बुरे हैं। रेखा गुप्ता की जगह पर अगर प्रशांत किशोर ही सदन में चले जाएं, ये भी तो बीजेपी को घेर रहे हैं। तो उस स्थिति में तेजस्वी जी, मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी सेंध लगा पाए। या रह गई बात कि क्या प्रशांत किशोर धमाका कर पाएंगे, वहीं पर चीजें जाकर के रुक जाती है कि भाजपा मैनेजमेंट के मामले में, प्रबंधन के मामले में, बूथ प्रबंधन हो, कार्यकर्ताओं का प्रबंधन हो, उस मामले में उसका कोई जवाब नहीं। सांगठनिक ताकत तो उसके पास है ही, वो 40 स्टार प्रचारक भी उतार सकती है, 400 भी उतार सकती है और टास्क दे देती है। प्रशांत किशोर के पास कोई वैसा आधार वोट बैंक तो नहीं कि भाई ये वोट तो उनके साथ है ही, ये वोट उनके साथ जुड़ जाएगा तो प्रशांत किशोर के पक्ष में चीजें आ जाएंगी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात तो चुनाव के समय भी किए थे ना, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुद्दे की बात तो ये किए थे। केसी सिन्हा जैसे लोग भी कुम्हरार से चुनाव हार गए थे, अब तो केसी सिन्हा भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अगर मुद्दे पर वोट देते तो केसी सिन्हा, जिनको एक हम लोग सफल शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं, उनको लोगों ने नकार दिया और संजय गुप्ता को चुन लिया। तो अब इनके इशू पर बांकीपुर की जनता बाई इलेक्शन में कितना ठहरेगी, या नितिन नवीन का वह नारा कि विकास का संकल्प मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उम्मीदवार जो भी हो लेकिन ये सीट तो नितिन नवीन की ही है, ये सब स्लोगन और उनका रोड शो, उनका मंचों से संबोधन, बैठक करना, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर जाति के धर्म के लोग मैदान में कूदे हुए हैं। लगता है कि अगर अध्यक्ष जी के नजर में हम अच्छा नहीं कर पाए, या हो सकता है कि हमारा रिकॉर्ड अगर गड़बड़ वहां हो गया तो फिर हमें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो वहां उनको अपना सीआर भी ठीक कराना है कि नहीं, अध्यक्ष जी के नजर में लगे कि नहीं हमने तो इतना काम कर दिया। और रविशंकर प्रसाद ने तो कहा ही है कि कम से कम 10 मतदाता को तो आप साधिए ही। तो कायस्थ
डोमिनेटेड वो इलाका है और कमोबेश आजादी के बाद से कायस्थ उम्मीदवार ही वहां जीतते रहे हैं, पार्टियां जो रही, वो दलीय उम्मीदवार बन के जीते हों या वो दूसरे से जीते हों, निर्दलीय केवल 2 बार रामानंद यादव ही जीता। तो कायस्थों का एक डोमिनेशन है। मुझे लगता है कि एज मिलते हुए बीजेपी को दिख रहा है, मुझे बांकीपुर में सांगठनिक स्तर पर, प्रबंधन के स्तर पर, और नितिन नवीन की जो एक छवि है और जिस छवि में नितिन नवीन ने लोगों के सामने जाकर के कहा कि ये कार्यकर्ता को इस बार हमने मैदान में उतारा है, अगर आप इसे चुनाव में जीता करके भेजेंगे, दूसरे कार्यकर्ता का भी मनोबल बढ़ेगा, ये कार्यकर्ताओं की भी बारी आएगी और जब कोई कार्यकर्ता भी उम्मीदवार बनता है, जनता उतना ही सम्मान के साथ उनको चुन करके भेजती है। ये सारी बातें भाजपा के लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता क्या इस बात से कनेक्ट हो जाती है या जनता इस बात से कनेक्ट नहीं होती है। और प्रशांत किशोर का जो मुद्दे पर आधारित है कि बांकीपुर के बेहतरी के लिए मैं 242 विधायकों पर भारी पड़ूंगा, तस्वीर बदलेंगे, इसकी गूंज अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक जाएगी और सम्राट चौधरी तभी इस सत्ता से किनारे हो पाएंगे जब बांकीपुर की सीट हम निकालेंगे। ये बात अपील करती है लोगों का, या बीजेपी का प्रबंधन और सांगठनिक धार और नितिन नवीन का बार बार एश्योरेंस, ये सीट किसी भी कीमत पर बीजेपी के खाते में ही रहनी चाहिए। विकास की गति बनी रहेगी, विकास की गति चलते रहेगी। जनता कहां से कनेक्ट होती है, इस बीच में आरजेडी के रेखा गुप्ता भी कह ही रही हैं कि अब सब कुछ हरा हरा हो गया। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि बांकीपुर हरा हरा होगा या केसरिया रंग में रंगेगा या पीला रंग में आएगा, हम लोग बात करेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट पर पहले 40+ FIR, 355 छात्रों की गिरफ्तारी और AK-47 फायरिंग जैसे मामलों के बाद सम्राट चौधरी की जो सरकार है अब पूरी तरह से यू टर्न लेती दिख रही है। सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज सभी केस वापस लेने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सेंटर का प्रेशर या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी AK-47 फायरिंग पर जिस तरह से देश भर में किरकिरी हुई, या फिर बिहार बंद और बड़े छात्र आंदोलन की चेतावनी ने सरकार को जो है वो बैकफुट पर ला दिया है? क्योंकि अब इस फैसले के पीछे की पूरी जो पॉलिटिकल स्टोरी है वो भी समझनी ज़रूरी है। और सम्राट चौधरी ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, ये भी एक सवाल है। क्या सेंटर के प्रेशर में वो थे या क्या कुछ वहाँ पे चल रहा था, और कैसे ये मतलब आदेश आया और कैसे ये फिर आगे बढ़ा? देखिए, बांकीपुर का चुनाव तो है, ये तो तय है। मैं तो पहले ही कहा कि 3 बाई इलेक्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 का इलेक्शन, बिहार में बांकीपुर और एक गुजरात का बाई इलेक्शन है। सम्राट चौधरी को शायद सेंटर नहीं कहा होगा कि बांकीपुर का चुनाव है। जिनके परिवार के भी बच्चे को आपने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, उनकी नाराजगी हो सकता है कि चुनाव में झेलनी पड़े आप। और सुप्रीम कोर्ट ने तो जो कहा वो तो सबके सामने है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है तो आप उसको कैसे रोक सकते? और प्रोटेस्ट में जब वो भीड़ जा रही है तो उसमें उपद्रवी तत्व शामिल हो गए। तो उपद्रवी तत्व कैसे शामिल हो गए, इसको आइडेंटिफाई करने का काम छात्रों का है या इंटेलिजेंस का है? सवाल वहीं पर आता है। आप उपद्रवी तत्व को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट कुछ नहीं था, तो इसके लिए छात्रों को जिम्मेवार बना दिया जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं। इस तर्क पर सरकार थोड़ा बैकफुट पर दिखी। कि देखिए, प्रोटेस्ट तो होते ही रहते हैं, हर कालखंड में प्रोटेस्ट होते हैं। और वो प्रोटेस्ट जो है, उस प्रोटेस्ट में
जो लोग निकले सड़क पर, तो इशू तो उनका सही ही था ना। 12 वर्षों का लंबा इंतजार, 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित। आखिर एक सीमा होती है, वो सीमा धैर्य का जो सीमा थी उसका बांध टूट गया था और उनके पास तो उसके अलावा कुछ निकलना नहीं था। तो लोकतंत्र क्या इससे भी उनको वंचित कर देगी कि सड़क पर निकल के अब वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। अराजक तत्व तो उसका लाभ ले ही लेते हैं, उसका हिस्सा बन ही जाते हैं। ये चिन्हित करना पुलिस का काम था, ये चिन्हित करना इंटेलिजेंस का काम था। इनके पास भी तो स्पेशल ब्रांच सीआईडी है ना, इनको लगा के पता करते कि ये अराजक तत्व तो छात्र के बेस में नहीं घूम रहे हैं। तो एक जगह तो यहाँ पर ये मामला है और फिर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स आया कि प्रदर्शन करने वाले लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो उनका लोकतंत्र का ये हिस्सा है और संवैधानिक दायित्वों के तहत, अधिकार के तहत ऐसा वो करते हैं। अगर उनको लगता है कि हम प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को जगाएंगे, दबाव समूह यही तो हैं। पॉलिटिकल पार्टी अलग होता है, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल साइंस में अलग होता है। तो प्रेशर में तो यही तो है, जो एसोसिएशन अलग अलग होता है, जो छात्र एसोसिएशन है, शिक्षक एसोसिएशन है, चिकित्सक एसोसिएशन है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई इस तरह से अगर सरकार जेल में भेजने लगेगी और उन पर मुकदमे दाखिल करने लगेगी, तब तो फिर कोई एसोसिएशन हड़ताल पर जाएगा ही नहीं, सड़क पर वो निकलेगा ही नहीं, सरकार के विरुद्ध में उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी। तो क्या आप उनकी आवाज दबाना चाहते हैं? और अगर आवाज दबाएंगे तो ठीक है, 30 को इलेक्शन है बांकीपुर में, उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। एक दूसरी बात जो आपने AK-47 की बात, देखिए AK-47 जो है स्पेशलाइज्ड वेपन है और इसका उपयोग होता है एंटी टेररिस्ट के लिए। ये बच्चे एंटी टेररिस्ट थे क्या जिसके लिए यूज किया गया? एक सिपाही को तो फायरिंग करते हुए दिखाया गया ना, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एक टुकड़ी होती है आप सेक्शन में, और AK-47 से फायरिंग के पहले उनके जो मजिस्ट्रेट होते हैं या जो कमांडेंट होते हैं उनसे उनको परमिशन लेना पड़ता है। क्या उन्होंने परमिशन दिया? या ऐसे ही कोई एक सिपाही AK-47 निकल करके और रोड पर जाकर के फायरिंग करने लगा? वहां पर भी सरकार की काफी छीछा लेदर हुई। हालांकि उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन AK-47 लेकर के उस प्रोटेस्ट को रोकने की जरूरत क्या थी? उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल की तो जरूरत ही नहीं। SOP होता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट आ रहा है, प्रोटेस्टर्स अगर उग्र ही हो गए हैं, तो पहले हम बैरिकेडिंग करेंगे, फिर वाटर कैनन का ये करेंगे, फिर हम टीयर गैस का छिड़काव करेंगे। टीयर गैस के बाद भी बच्चे नहीं रुकते हैं, लाठी चार्ज करेंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम रबर बुलेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर पिलेट गन का इस्तेमाल करेंगे। AK-47 उसमें कहाँ है? उस SOP में कहाँ है? AK-47 तो कहीं है नहीं। सिवान में वो जो दृश्य दिखा, कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि ये पुलिस की चूक थी, या जो भी उनके मजिस्ट्रेट या अधिकारी थे उनसे चूक थी कि आखिर किसने आदेश किया उस सिपाही को कि आप AK-47 लेके सड़क पर निकलिए प्रोटेस्ट रोकने के लिए। बिल्कुल, कोई आतंकी तो घुस नहीं आया था उस शहर में कि AK-47 निकल करके और उस पर फायरिंग उनको करनी थी। तो यहाँ पर भी सरकार थोड़ा घिरी। इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके सरकार को लगा कि अभी चुनाव है, किसी भी तरह की नाराजगी और किसी भी पीढ़ी की नाराजगी, चाहे वो युवा पीढ़ी की नाराजगी हो, छात्रों की नाराजगी हो, उनके अभिभावकों की नाराजगी हो, उस नाराजगी को लेना हमारे लिए बैकफायर कर जाएगा बाकी कुछ नहीं। इसलिए क्यों न एक आदेश जारी कर देखे थे। कल छत्रनील सिंह का एक चिट्ठी कल शाम में ही निर्गत हो गया था। यहाँ वो सारे 26 जुलाई के शाम के पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं और उस प्रोटेस्ट के दरमियान जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, सबको जो है वो मुक्त कर दिया गया। तो एक समझिए कि मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि दमनकारी सरकार नहीं है, आपकी हितकारी सरकार है और छात्र युवाओं के हित में निर्णय लेती है। हमें दमन करना नहीं है, बल्कि आपके हितों का ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रख करके इस तरह के केस वापस लिए, जिसको आप कह रही हैं
ये सरकार का यू टर्न, सरकार कभी यू टर्न लेती है, सरकार मौके का फायदा उठाता है। तो सरकार जरूर केंद्र ने समझाई होगी बात कि अभी बांकीपुर का चुनाव पहले करवा लीजिए, फिर जेल में भेजिएगा लोगों को, नहीं तो कहीं दांव उल्टा पड़ जाएगा। तो ये जो छात्रों का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है, वह बांकीपुर में कहीं आपके रणनीति का हिस्सा न बन जाए। और वो जो मार्जिन है, वो मार्जिन को तो घटा ही देंगे, परिणाम किसी और के हिस्से में क्यों नहीं चला गया। शायद इसीलिए सरकार यू टर्न ली और आपको लगा कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे 26 जुलाई की शाम तक, उनको कहा गया कि सारे केस वापस लिए जाएंगे। और ये तो सरकार ने भी एग्रीमेंट की थी जब सीजेपी के साथ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ ये किया था। वही 3 मांग थी ना भाई, बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, कॉम्पनसेशन, और तीसरी बात थी कि जो केसेज हैं उस दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान, वो सारे केसेज वापस लिए जाए। कल ही तो आई थी वो आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, नीरा बोहरा, और कही कि अगर सरकार, हाँ नेहा बोहरा, नेहा, तो वो नेहा तो कल आई थी और कही कि अगर नहीं होगा तो 30 तारीख को बिहार में हम बंद का आह्वान करेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से कूच बिहार में ही कर जाएगी। अगर वो 30 को पहुंच जाती बिहार में, वो पूरे कॉकरोच जनता पार्टी की टीम, तो इनका तो चुनाव ही गड़बड़ा जाता। 30 को ही चुनाव है बांकीपुर में, और वो प्रोटेस्ट का आह्वान करती। शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो यू टर्न लिए और सारे केस को वापस लेकर के किसी भी तरह की नाराजगी अभी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं हुई कि हम युवाओं और छात्रों के आक्रोश का हमें घाटा ना हो बांकीपुर चुनाव में। क्योंकि सरकारें डरती है बस 2 ही चीज से, चुनाव में जीतने हारने से, और दूसरी डरती है कि कहीं सरकार से हमें किनारे न कर दे। बाकी चीजों से सरकार डरती वगैरह नहीं। तो बांकीपुर का चुनाव सामने था, इसलिए उनको यू टर्न लेना पड़ा। सर, आपसे एक शॉर्ट में महागठबंधन पर भी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि कितना एकजुट अभी दिख रहा है महागठबंधन। एनडीए के नेता तो साथ साथ सबके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन में अगर हम देखें तो तेजस्वी जो है वो ड्राइविंग सीट पर है, और बैक सीट पर फिलहाल लेफ्ट और कांग्रेस दोनों नजर नहीं आ रही है अगर हम देखें। देखिए, तेजस्वी जी कई बार बोल चुके हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा तक के लिए था, फिर कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इस बात को कांग्रेस और लेफ्ट भी समझती। बाकी का जब चुनाव हो रहा था, 2 नेता का मैंने बयान देखा था। एक ऋषि मिश्रा है कांग्रेस में, और एक सीपीएम के कोई चंद्रवंशी थे, मनोज चंद्रवंशी या क्या नाम था उनका। दोनों ने कहा था कि अगर विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो तो क्या बुरा है। एक इशारा उनका प्रशांत किशोर की तरफ भी था कि अगर प्रशांत किशोर ही विपक्ष के साझा उम्मीदवार बन जाते हैं तो क्या होगा। ये बातें तो आई थी, बाद में आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया। बहुत दिनों तो कांग्रेस जो थी दूरी बनाए रखी, हमसे तो पूछा भी नहीं गया, हमारी तो कोई वक़्त में नहीं है। बाद में उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनसे एक बयान दिलवाया गया कि नहीं नहीं नहीं, रेखा गुप्ता को हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, लेफ्ट का कोई बड़ा नेता मंच शेयर नहीं किया, कोई साझा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो दूरी तो साफ दिख रही है इंडिया गठबंधन में। एनडीए में आप देखेंगे कि ठीक है, वो जो परिणाम हो, लेकिन इनके 5 साथी तो एक साथ हैं। आज मैंने देखा एक लंबा चौड़ा लेख नीतीश कुमार ने लिखा है, खास करके इनके लिए, नीरज सिन्हा के लिए, कि बांकीपुर से इनको जीतना चाहिए। चिराग पासवान और ये जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो खड़े ही हैं उनके साथ, बीजेपी के तो उम्मीदवार ही हैं। तो एनडीए में एक एकजुटता तो दिख रही है, इंडिया गठबंधन में कोई एकजुटता नहीं। तेजस्वी अगर रोड शो पर निकले तो क्या इनके गठबंधन के साथी भी उस पर थे रथ पर कि भाई कांग्रेस के भी कद्दावर नेता अलावरू है, राजेश राम है, इधर से लेफ्ट के साथी खड़े हैं? ऐसा तो मुझे नहीं दिखा। तो इनके गठबंधन में एकता तो नहीं दिखाई पड़ रही है, और आरजेडी शायद उनको बहुत तवज्जो भी नहीं दे रही। और उसके रिफ्लेक्शन तो देखे थे कि बिहार में जब राज्यसभा की सीट की बारी होती है
तो कांग्रेस के विधायक कैसे किनारे हो जाते हैं। और जब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी के विधायक कैसे किनारे हो जाते हैं। बिहार में कांग्रेस के किनारे हो गए, झारखंड में आरजेडी के विधायक किनारे हो गए और कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। कैसा गठबंधन है भाई। वोटिंग के समय आप गायब हो जाते हैं, चुनाव के समय आपकी एकता दिखती नहीं है, कोई साझा बैठक नहीं दिखाई पड़ती है, कोई साझा रणनीति बनाते हुए नहीं दिखते हैं। आपके जो बड़े कद्दावर नेता है वो मंच से संबोधित करते हुए नहीं दिखते हैं। उम्मीदवार तो इंडिया गठबंधन की रेखा गुप्ता हो गई, भले आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन जब गठबंधन की बात आप करते हैं तो इंडिया गठबंधन तो वहां दिख नहीं रहा है कि लेफ्ट के लोग भी संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग संबोधित कर रहे हैं, आरजेडी की तो उम्मीदवार ही हैं और बाकी भी जो इनके गठबंधन के जो साथी हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो भी इनके साथ खड़े हैं। तो आपके सवाल जो हैं कि एनडीए गठबंधन की एकता तो है, नीरज सिन्हा के लिए लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि जिनकी जो क्षमता है, जो आप बांकीपुर में कर सकते हैं। नितिन नवीन के मंच पर कल मैंने देखा कि संतोष सुमन भी हैं और जेडीयू भी लोग खड़े हैं। हम के भी ये उपेंद्र कुशवाहा भी लोजमा के हैं और फिर इनके और भी जो चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी हैं। तो वहां पर तो एकता दिख रही। लेकिन राजू तिवारी को भी मैंने देखा था कि वो थे उनके साथ, नितिन नवीन जी के साथ, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, रामविलास। लेकिन वैसा साझा तस्वीर इंडिया गठबंधन की मुझे नहीं दिखी। तो बिल्कुल आपके सवाल लाजमी है कि क्या इस चुनाव में ये कैंडिडेट केवल आरजेडी की रेखा गुप्ता रही या इंडिया गठबंधन की रही। सैद्धांतिक तौर पर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के, व्यवहारिक तौर पर कहेंगे आरजेडी के कैंडिडेट। बिल्कुल, जिस तरह से एनडीए में एकजुटता की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का भी आज 3 कार्यक्रम है बांकेपुर में बैक टू बैक, तो लगातार चल रही है। और बांकेपुर का अगर हम बात करें तो सिर्फ जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं सिर्फ उसको साध के नहीं होगा, अगर सेंध वहाँ भी लगाना होगा जो बीजेपी वोटर्स रहे हैं हमेशा से। और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे हम छात्र आंदोलन की बात कर रहे हो या लगातार जिस तरह से पेपर लीक की समस्या है, जो लोग नाराज़ हैं बीजेपी से अगर वो भी साथ आएंगे तभी बात कुछ और बन सकती है। सर बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।